अगली सुबह आस्का रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई, पर वहाँ अभीक को नहीं देखा तो उसने गगन से पूछा, अभीक सर नाश्ते पर क्यों नहीं आए? उन्हें भी बुला लाओ। मैं गया था कमरे में, उन्होंने मना कर दिया। आप नाश्ता कर लीजिए, सर आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ता क्यों नहीं करना? मैं बुलाकर लाती हूँ। रुक जाइए मैडम, वो नहीं आएंगे। मैं उन्हें आपसे ज़्यादा जानता हूँ। आप जल्दी से नाश्ता कीजिए, नहीं तो सर चले जाएंगे। ठीक है गगन, तो मुझे टिफ़िन में 4 पराठे रख दो, मैं जीप में खा लूँगी। बोतल में पानी भर दो। गगन ने टिफ़िन और बोतल आस्का को पकड़ा दी। आस्का बाहर गई, देखा अभी रेडी होकर सनग्लासेस लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा आस्का का इंतज़ार कर रहा होता है। आस्का पास गई, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? इस पर अभी कोई जवाब नहीं देता। जीप स्टार्ट करके कहता है, जीप में बैठो। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिना कुछ बोले हॉर्न बजाता है, बार बार बजाता है। आस्का अपना सवाल छोड़ देती है पूछना, खुद भी दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। अभी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। जो कल वो बिजली रूम में आस्का के एकदम करीब खड़ा था, वही बात सोच सोच कर गुस्से में जीप तेज चला रहा होता है। मिस्टर अभी, जीप थोड़ी धीरे चलाइए। अभी की कान में तो जूं भी नहीं रेंगती। जीप ऊपर खावर में तेज चलाता जाता है। तब आस्का को याद आता है, कैसे जीप रोकेंगे? शायद खुद को जीप में संभाल कर बैठी थी। आगे छोटे से गड्ढे में जीप होकर गुजरी तो आस्का जानकर अभीक से टकराती है और उसकी जैकेट पकड़ लेती है। पकड़ते ही अभीक जीप रोकता है। आस्का को छूते ही उसका गुस्सा कहीं न कहीं छूमंतर हो गया। आस्का उसकी ओर देखते हुए अपनी सीट पर वापस ठीक से बैठी। अभीक ने फिर जीप स्टार्ट कर दी। अब की बार अभीक धीरे धीरे जीप चला रहा था। आस्का ने अपने बैग से पराठे निकाले, जीप में बैठकर खाने लगी। अभीक देखते ही बोला, आपने क्वार्टर में नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरी मर्जी, आप अपनी जीप चलाइए। आपको खाना है तो यह रखा है टिफ़िन, खा लीजिए। वापस खाने में मगन हो गई। भूख तो अभी को भी लगी थी। फिर उसने सोचा, चल अभी कल रात जो हुआ उसका गुस्सा खाने पर क्या उतारना, खा ही ले। अभीक ने सीट पर रखे टिफ़िन से पराठे का रोल किया और जीप चलाता हुआ खाने लगा। आस्का देखकर खुश हो गई। कुछ ही देर में अभीक ने जीप रोकी। आस्का अपने काम में लग गई। अज्जू भाई सीढ़ियों से फ़ोन करते हुए नीचे उतरे। हाल में 10-15 आदमी कुर्ता और जीन्स पहने खड़े हुए हैं। हाँ, माल की डिलीवरी अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। अभी मेरा कोई पर्सनल काम अटका हुआ है, ज़रा उसे पूरा कर दूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका काम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। चलिए फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखते ही वो हाल में रखे सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया, रोब के साथ। अपने आदमियों में से एक आदमी का नाम कहकर पास बुलाया, झमरू इधर आ। उन आदमियों के बीच से झमरू नाम का आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। जी अज्जू भाऊ। झमरू, कल तक मुझे 5 शेर और 5 हिरन की खाल चाहिए। अज्जू भाऊ माफ़ करना, 1 शेर भी तो मारना मुश्किल हो रहा है और आप 5 की बात कर रहे हैं। अज्जू भाऊ झमरू की बात पर बौखला गए और खड़े होकर उसके ज़ोर से थप्पड़ मारा। मुझसे ज़बान मत लड़ाया कर, जितना बोला जाता है उतना किया कर। इतना बोलने के बाद झमरू फिर दोबारा कुछ ना बोला। तो अज्जू भाऊ ने खुद ही पूछा, क्यों बे, ऐसा क्यों बोल रहा है कि 1 शेर भी हाथ नहीं आता, क्यों? अज्जू भाऊ, उस फॉरेस्ट ऑफिसर की वजह से उसने शिकारियों की नाक में दम कर रखा है। सुबह हल्का सा दिन निकलते ही जंगल के दौरे पर निकल पड़ता है और जब तक अंधेरा ना हो जाए घर नहीं जाता। और रात में जंगल में इतना अंधेरा होता है, सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं। कैसे शिकार करें? बिज्जू भाऊ की मौत भी उस ऑफिसर की वजह से ही हुई है। क्या कह रहा है तू? तू तो कह रहा था कि मेरे छोटे भाई बिज्जू की मौत पत्थर पर से टकराने से हुई थी। बौखलाते हुए उस पर बरस पड़ा। झमरूस के ऐसे बौखलाने से काम गया। हिम्मत करके बोला, अज्जू भाऊ, मौत तो उनकी पत्थर से टकराने से हुई है, लेकिन हुई उस ऑफिसर की वजह से ही। वो क्या है ना, बिज्जू भाऊ एक हिरन को अपने निशाने पर ले रखे थे, तभी वहाँ वो ऑफिसर आ गया। उसने भाऊ को निशाना लगाते देख लिया। उसने भाऊ पर गोली चला दी। भाऊ के हाथ में गोली लगने के बाद भाऊ ने देखा ऑफिसर वहाँ आ गया है।
तो उससे बचते हुए भाग रहे थे और उन्होंने रास्ते का पत्थर नहीं देखा, उससे टकरा गए। मैं ये सब चुपके से देख रहा था। यह बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई अभी तक क्योंकि आप बिज्जू भाऊ की मौत से परेशान थे। मेरा छोटा भाई उसकी वजह से मरा, तो सबसे पहले उस ऑफिसर का शिकार करो। सबसे पहले मुझे बदला चाहिए अपनी भाई की मौत का। आज रात ही उस ऑफिसर की चिता जलनी चाहिए, तभी अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित करूँगा। आस्का फ़ोटो खींच रही होती है, पर उसका सारा ध्यान अभीक पर था। कल रात से तो और बेचैन हो गई थी ये जानने के लिए कि अभीक उससे प्यार करता है या नहीं। यही सोचते हुए कब वो अभीक से दूर दूसरी जगह चली जाती है। चलते चलते उसे खुद पता नहीं चलता, ख्यालों से बाहर तब आती है जब उसे शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है और पलट कर देखती है तो दूर से अपनी ओर आते शेर को देखती है। देखते ही जोर से चिल्लाती है, अभीक सर, हेल्प। दूसरी ओर अभीक आस्का को ढूंढ रहा होता है। आस्का फिर चिल्लाती है। अभीक के कान में आस्का की आवाज़ बहुत धीरे से आती है। वो गौर से सुनता है किस तरफ से आवाज़ आ रही है। उसी ओर दौड़ लगा देता है। जैसे जैसे शेर आस्का की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे आस्का के दिल की धड़कनें घबराहट जोर जोर से धड़क रही थी। सारे हाथ पैर कांपने लगे, सारा बदन पसीना से भीग गया। दूसरी ओर अभीक आस्का की चिंता में घबराया हुआ दौड़ते हुए उसे ढूंढ रहा था। आस्का की किस्मत भी अच्छी कि अभीक ने उसे देख लिया। शेर आस्का की ओर दहाड़ते हुए लपका। शेर को आस्था तक पहुंचने से पहले अभीक ने शेर के गाल पर मुक्का भरकर जोर से मारा, जिससे शेर दूर जाकर गिरा। शेर और भड़क गया, लेकिन अभीक घबराया नहीं। सीना तान कर दोनों हाथ लड़ाई करने के लिए फैलाकर आंखें शेर को घूर रही थीं। आस्का चिल्लाते हुए अपने आप में सिमट गई, आंखें बंद करे हुए, और जब उस पर शेर ने हमला नहीं किया तो उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने आगे अभीक को देखा। शेर के सामने आंखें घूर के खड़ा हुआ। शेर अभीक को घूर रहा था और अभीक शेर को। आस्का अपने मन में कहने लगी, अभीक सर का दिमाग खराब हो गया है, जो इस सिचुएशन में महाराजा फिल्म के गोविंदा बन रहे हैं। ये नहीं, अपनी गन निकाल कर उसे डराएं। शेर अभीक की ओर लपका दहाड़ते हुए। आस्का अभीक के लिए चिल्लाई, लेकिन अभीक ने शेर के इस हमले को जोरदार जवाब दिया। आस्का को अपने पीछे से हटाकर दूर धक्का दिया और खुद नीचे बैठ गया। शेर ऊंची छलांग लगाते हुए पेड़ से टकरा गया और फिर खड़ा हो गया। शेर ने 4-5 बार ऐसे ही कोशिश की और उस पर हमला करने में असमर्थ हो गया। शेर वहाँ से हार कर खुद चला गया। आस्का आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। आस्का की नज़र अभीक के हाथ पर पड़ी, जो पहले से ही घायल था। शेर से लड़ने में उसे वापस वो घाव और बड़ा हो गया, उसमें खून बहने लगा। आस्का ने घबराते हुए अभीक का हाथ अपने हाथ में लिया, तो अभीक ने गुस्से में अपना हाथ उससे झटक कर दूर कर लिया और आस्का पर भड़क गया। यह कोई गार्डन है जिसमें घूम रही हो? इसमें इतने जंगली जानवर हैं, तुम्हें पता है ना? नहीं पता? कितनी बार कहा है जंगल में मेरे साथ रहा करो। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कल सुबह ही यहाँ से जा रही हैं, समझी? आपको कुछ हो गया तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी माँ और अपने सीनियर को मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, कभी सोचा है? आपको क्या, आपको तो हमेशा मनमानी करनी है। कल भी बिना बोले पता नहीं कहाँ निकल गई। जंगल में काम करना कोई खेल है? 1 मिनट, आप मुझसे कह रहे हैं? अपनी गलती तो देखिए। मैं आपके साथ नहीं रहती या आप मेरे साथ नहीं रहते, खुद ही तो आगे आगे चलते जाते हैं, पीछे एक बार भी पलट के नहीं देखते। मेरी गलती निकाल रहे हैं। ठीक है, चली जाऊंगी। ये कहते हुए आस्का आगे बढ़ गई। अभीक ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ में दांतों की सहायता से बांधा और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए आस्का के पीछे चल दिया। कुछ ही देर में जीप के पास जाकर दोनों रुके। अभीक ने जीप स्टार्ट कर दी, कॉटेज की ओर बढ़ा दी। आस्का कॉटेज जाते ही जीप से उतरी और सीधे अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगाकर उदास होकर अपने बेड पर बैठ गई। सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अभीक अपने रूम में अपने किए हुए बर्ताव के लिए गिल्ट फील कर रहा था।
तभी गगन उसके कमरे में खाने की पूछने आया। अभीक को परेशान उदास देखकर पूछने लगा, क्या हुआ सर, आपका मूड इतना अपसेट क्यों है? और आस्का मैडम भी जब से आई हैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। कहीं आपने फिर से उन्हें उनकी बिना गलती पर सुना तो नहीं दिया और अब पछता रहे हैं? क्या बात है गगन, तुम बहुत होशियार हो। मेरी जगह तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिसर होना चाहिए था, हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। अरे नहीं सर, इतना होशियार नहीं हूँ। कुत्ते को देख लेता हूँ तो पैंट गीली हो जाती है। शेर से किसी दिन पाला पड़ गया तो वहीं ढेर हो जाऊँगा, हंसते हुए बोला। अच्छा गगन, अब क्या करूँ मैंने आस्का को बिना गलती के डांट दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने किए हुए बर्ताव से। अरे सर, इतनी सी बात, आप अपना ये सीरियस सा चेहरा थोड़ा सही कीजिए और थोड़ा मुस्कुराकर आस्का मैडम से माफ़ी मांग लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ वो आपको माफ़ कर देंगी। बहुत अच्छी हैं आस्का मैडम। ठीक है गगन, मैं माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। ठीक है सर, जाइए। और खाने में क्या बनाऊँ ये बता दीजिए। तुम्हारी तो आस्का से बहुत बनती है, तो उसने तुम्हें अपनी पसंद तो बताई होगी, तो उसी की पसंद का बना लो। ये कहते हुए अभीक अपने रूम से निकलकर सामने सीढ़ियों पर चढ़ जाता है आस्का के रूम की तरफ। अभीक ने आस्का के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। आस्का को लगा कि गगन है, तो अंदर से जवाब दिया, गगन, अभी मेरा मूड बहुत अपसेट है, जाओ यहाँ से। मैं हूँ अभीक, दरवाज़ा खोलो। क्यों, आप कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो दरवाज़ा खोलूँ? मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी, अब और सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जाइए यहाँ से, गुस्से में बौखलाते हुए बोली। अभीक आस्का पर पहले भी गुस्सा कर चुका था, इसलिए इस बार आस्का की ऐसी बात सुनकर भी बड़ी नम्रता से कहता है, आस्का दरवाज़ा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाइए प्लीज़। अभीक फिर भी उसके रूम के बाहर खड़ा रहता है। अपने मन में कहता है, ये लड़की ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेगी, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखो आस्का, दरवाज़ा खोलो, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कॉटेज में सांप घुस आया है, गगन ने देखा है। हमने पूरा कॉटेज चेक कर लिया है, सांप कहीं नहीं मिला। हमें डर है कि वो सांप आपके रूम में तो कहीं नहीं आ गया है। अंदर आस्का सांप का नाम सुनकर डर गई। तुरंत दरवाज़ा खोलकर अभीक के पीछे आकर खड़ी हो गई और अभीक अंदर जाकर बेड पर बैठ गया। हल्के से आस्का की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अभीक को मुस्कुराते देख आस्का को अच्छा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अभीक पर बिगड़ते हुए बोली, ऐसे बैठ क्यों गए? मैं तो आपकी जिम्मेदारी हूँ ना, तो ढूंढो सांप को। अभीक तुरंत बेड से उठा। उसने आस्का के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही आस्का शांत हो गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में खो गए। हर मौसम सुहाना था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवा बहकर आस्का के मुंह पर आ रही थी, जिससे उसके फेस पर बाल आ गए। अभीक ने उसके बाल हटाने चाहे, उससे पहले आस्का ने अपने आप बालों को कान के पीछे किया, खुद को अभीक से छुड़ाया। आप सांप ढूंढने आए थे ना, उसे ढूंढिए। आस्का नज़र झुकाए धीरे से कहती है, कोई सांप नहीं है, वो तो दरवाज़ा खुलवाने के लिए बोला था मैंने। वो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने बेवजह जो आपको इतना कुछ बोल दिया था। ये नहीं देखा कि आप उस दिन कितना डर चुकी थी। आपको आश्वासन देने की बजाय आपको सुना और दिया। आई एम रियली सॉरी। आस्का तो अभीक को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी, तो भला कैसे उसके सॉरी बोलने के बाद नाराज़ रह सकती थी। आस्का मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके सर, गलती किसी की नहीं है। आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। जंगल जैसी खतरनाक जगह में मेरी हिफाजत करते हैं, तो इतना डांटता तो आपका बनता है। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आधा आधा। मैं समझा नहीं, अभीक ने हैरानी से पूछा। पूरा माफ़ तब करूँगी जब आप मुझसे अपने हाथ में पट्टी करवाएंगे। ठीक है, मैं नीचे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। नहीं, वो यहीं पर है, मेरे पास है। कल इसे मैं अपने रूम में ले आई थी। आस्का अभीक के हाथ से रुमाल खोलकर जख्मों को डिटॉल से धोकर उसमें मरहम पट्टी करती है। अभीक उसे देखकर अपने मन में कहता है, आस्का, आप बहुत अच्छी लड़की हो, कितनी आसानी से मुझे माफ़ कर दिया।
मेरी कोई बात अपने दिल से लगाकर नहीं बैठती। अच्छा अभीक सर, एक बात पूछूं? पट्टी बांधते हुए बोली। हाँ पूछो। वो शेर आपसे डर के कैसे भाग गया, आपसे हार गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी थिएटर में मूवी देख रही हूँ। अभीक हंसते हुए बोला, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अगर सामने से शेर आ जाए तो उसके सामने एकदम हाथ फैलाकर सीना तानकर खड़े हो जाओ, ताकि शेर को लगे कि उससे लड़ने के लिए सामने वाला एकदम तैयार है। शेर कांपते हुए और डरे हुए लोगों पर हमला करता है, इसलिए मैं शेर से जीत गया। मुझे तो लगा आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गन पास होने के बाद भी। अरे नहीं, ये गन तो हमें जानवरों की हिफाजत के लिए मिली है, उन पर चलाने के लिए नहीं। मेरे कहने का मतलब, गन से डरा सकते थे। खैर छोड़िए वो सब बातें। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। यू वेलकम। अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ, गगन खाना बना रहा है, बन जाएगा तो नीचे आ जाना। ओके सर। आस्का अभीक के जाते ही खुश होते हुए खिड़की के पास खड़ी होकर मौसम का आनंद लेने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। कॉटेज से थोड़ी दूर बारिश में उसे मोर नाचते हुए दिखाई पड़े, जो बेहद खूबसूरत नज़ारा था। आस्का ने मोर को बारिश में नाचते हुए कभी नहीं देखे थे। वाओ, कितना सुंदर नज़ारा है, इसे मैं पास से देखना चाहूँगी। ये कहते हुए आस्का नीचे उतर गई। अभीक सोफे पर बैठा होता है। आस्का दौड़ी हुई उसके पास आई। अभीक सर, मैं बाहर चली जाऊँ कुछ देर के लिए? वो मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है और मुझे मोर देखने हैं नाचते हुए। इसकी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जंगलों में अंदर मत चली जाना। ओके सर। खुश होकर भागती हुई बाहर निकल गई। बारिश में भीगते हुए मोरों के साथ उसका आज नाचने का दिल कर रहा था, क्योंकि आज अभीक ने उससे इतनी बातें जो की थीं। रात की बिजली रूम में के सीन को याद करते हुए उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई। सर, आपने आस्का मैडम को अकेले क्यों जाने दिया? बारिश हो रही है, सांप बिच्छू निकलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो गगन, मुझे छाता दो, मैं उन्हें बुला लाता हूँ, इतना काफ़ी है। गगन अभीक को छाता देकर कान में लीड लगाकर गाने सुनते हुए खाना बनाने लग जाता है। अभीक छाता लेकर उसके पास गया बुलाने पर उसको मुस्कुराते हुए देख दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा। आस्का की नज़र अभीक पर गई, तब अभीक ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आस्का के हंसने मुस्कुराने से। अभीक सर, क्या छाता लाए हैं? कितना खूबसूरत नज़ारा है, उसका मज़ा लीजिए, पास आकर बोली। नहीं, मुझे नहीं भीगना, और आप भी आ जाओ, इतना काफ़ी है। बारिश के मौसम में सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, गलती से पैर पड़ गया तो काट लेंगे और आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। नहीं काटेंगे, आप हैं ना मेरी प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ी देर और रुक जाऊं? ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। इतने में हवा का जोर का झोंका आया। अभीक का छाता उल्टा होकर दूर जाकर गिरा। अभीक भी बारिश में भीग गया। आस्का छाते का हाल देखकर हंस दी। आस्का को देखकर अभीक भी हंस दिया और बारिश का मज़ा लेने लगा। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की। आस्का का एकदम दिल दहल गया। डरते हुए अभीक के सीने से चिपक गई। 5 फुट की आस्का और 6 फुट के अभीक के सीने में लगते ही दोनों के अंदर मानो कोई करंट दौड़ गया। बारिश में हवा तेज चलने की वजह से अब आस्का को ठंड लगने लगी थी। कपकपाती हुई आस्का को अभीक ने अपने दोनों हाथों से कस के सीने से लगाए रखा। जैसे जैसे हवा चल रही थी, उन्हें वैसे वैसे उनके दिल में जज्बातों की बारिश शुरू हो गई थी। अभीक ने आस्का को थोड़ा खुद से दूर किया और दोनों गालों पर हाथ रखकर उसे वापस अपने पास लाया। आस्का ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभीक आस्का के कोमल होठों पर जैसे ही किस करने वाला होता है, बिजली फिर तेज कड़कती है। अभीक मदोसी से बाहर आता है, आस्का को छोड़ देता है। हे भगवान, मैं क्या करने जा रहा था? क्या हुआ अभीक, रुक क्यों गए? मुझे पता है आप भी मुझे प्यार करने लगे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और आप भी मुझे प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों प्यार से दूर भागते हो। अगर कोई बात है जो हमारे प्यार के बीच दीवार बन रही है तो उसे हटाओ अभीक, ना कि और बड़ी करो। नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता, चली जाओ यहाँ से।
झूठ बोलकर खुद को धोखा मत दो। आपकी क्या मजबूरी है, मुझे बताओ। पास में पड़े कांच का टुकड़ा उठाती है और अपनी कलाई पर लगाकर कहती है, अभी आपके पास 5 मिनट है। अगर आपने प्यार का इजहार नहीं किया तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि आपके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती और जीना भी नहीं चाहती। आस्का, पागल मत बनो। आप यहाँ काम से आई हैं, मेरे लिए अपने परिवार को दुख में छोड़कर जाओगी? एक बार अपनी माँ के बारे में सोचा है? उनका क्या हाल होगा? वो कैसे तुम्हारे बिना रहेंगी? वो तो बस तुम्हारे लिए ही जीती हैं। अपनी माँ के बारे में सुनकर आस्का कांच ज़मीन पर फेंक देती है। खुद गीली ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। अभी से आस्का का रोता चेहरा देखा नहीं जाता। उसके पास आकर उसे दोनों हाथों से उठाता है। हाँ, यह सच है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप हैं ही इतनी अच्छी, लेकिन मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरे साथ आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। मेरी नौकरी देखी है ना, कैसी है रोज़। मैं किसी न किसी डेंजर में आ जाता हूँ और मैं प्यार के लिए अपनी ये जॉब नहीं छोड़ सकता। फॉरेस्ट ऑफिसर बनना मेरा सपना था, जंगलों की देखभाल करना मेरा मकसद। बस इतनी सी बात के लिए मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मुझसे दूर भागते हो। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप ये जॉब छोड़ो, बल्कि मुझे खुद पसंद है। और अगर कल तुमने मेरी जॉब के से एतराज़ उठाया तो आप मेरे गाल पर 2 थप्पड़ लगा देना। पहली बात तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैंने तो आपको इस जॉब के साथ ही पसंद किया है। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूँगी। कल के चक्कर में आज अपना क्यों बर्बाद करना। अभी खुश होकर उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी पीछे से गोलियां चलती हैं। पहली गोली पेड़ पर लगती है, जिससे अभी और आस्का सतर्क हो जाते हैं। पलट के देखते हैं कि कौन गोली चला रहा है। इतने में दूसरी गोली अभी के कंधे पर लगती है। आस्का ज़ोर से चिल्लाती है। अभी गोली लगते ही कुछ आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग अज्जू भाऊ के होते हैं। आस्का बिना समय गंवाए अभी को अपने साथ घने जंगल की ओर भगा ले जाती है। सारे आदमी उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। कुछ दूर भागते ही अभी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। आस्का, मुझे छोड़ो, आप यहाँ से भाग जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। हिम्मत कीजिए, वो लोग यहीं आ रहे हैं। अभी आस्का की हिम्मत देखकर उसके साथ भागने लगता है। दोनों अज्जू भाऊ के आदमियों से बचते हुए दूर निकल जाते हैं। अभी भागते हुए ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अभी होश में आओ, आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो प्लीज़। आस्का का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन आस्का के आंसुओं की बारिश शुरू हो गई थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन्हें तो गोली लग गई। कैसे इन्हें अस्पताल ले जाऊं? हम कॉटेज से भी दूर निकल आए हैं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। तभी आस्का को उस दिन वाली घटना याद आती है कि जब अभीक ने हिरन के बच्चे के जिस्म से गोली निकाली थी। आस्का अभीक की पॉकेट टटोलती है। अभीक ने सुबह के पहने कपड़े अभी चेंज नहीं किए थे, इसलिए आस्का को लाइटर और चाकू दोनों मिल जाते हैं। आस्का अभीक की तरह करती है जैसे उसने हिरन के बच्चे की गोली निकाली थी। आस्का ने अभीक का जैकेट निकाला, उसके बाद अंदर की टी शर्ट निकाली। लाइटर से जला चाकू गर्म करके अभीक के कंधे की गोली निकाली। जख्मों में लगाने वाले पत्ते ढूंढने निकल गई। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे आखिर मिल ही गए। उन पत्तों को लेकर वापस आ गई। अपने हाथों से पत्ती को मसलकर अभी के घाव पर लगा दिया। गोली तो निकाल दी थी, फिर भी अभी को होश नहीं आया था, इसलिए उसका मन घबराया जा रहा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सारी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह के 4 बजे अभी को हल्का हल्का होश आने लगा। होश आते ही सबसे पहला नाम उसने आस्का का पुकारा। आस्का, आस्का। अभीक, मैं आपके पास हूँ, खुशी के आंसू आंखों में छलछलाते हुए बोली। अभीक दर्द से कराते हुए जमीन से उठकर बैठ गया। जैसे ही उठकर बैठा, आस्का खुद को रोक नहीं पाई। बुरी तरीके से अभीक के गले लगकर रोने लगी। आस्का, बस रोना बंद करो, अब तो मैं ठीक हूँ। अभीक उठकर आस्का के सामने बैठ गया। उसका हाथ पकड़ के कहता है, देख रही हो ना आस्का,
अभी मेरे साथ रहना चाहती हो? अब मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। थैंक यू आस्का, मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू। आई लव यू टू। आस्का मुस्कुरा के अभीक के फॉरहेड पर किस करते हुए बोली। तो अभीक से भी रहा ना गया। उसने भी आस्का के फॉरहेड पर किस कर लिया। आस्का ने किस करते ही शर्मा के गर्दन झुका ली। अभीक ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए फिर होठों पर किस करने के लिए अपने होठों को उसके करीब लाया कि तभी आस्का ने उसे रोका। उसे दूर करते ही छींकी, ए छी। देखा, हो गई ना तबीयत खराब। पर नहीं, आपको तो बारिश में भीगना है। मेरी जैकेट पहन लो और मेरी टी शर्ट दो, मैं पहन लूँ। नहीं, कपड़े मत पहनो, मैं कोई टार्जन नहीं हूँ, मजाक करते हुए बोला। जख्म दुखेंगे इसलिए कह रही थी। मैं ठीक हूँ आस्का, अब कॉटेज चलो, वहाँ से अस्पताल चलेंगे। दूसरी तरफ गगन आस्का और अभी के लिए परेशान होता है, इसलिए वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के साथ मिलकर दोनों को ढूंढता है। सारे जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। दूसरी ओर अज्जू भाऊ और उसके आदमी ढूंढ रहे होते हैं। अज्जू भाऊ, सुबह होने वाली है, घर चलते हैं। नहीं, उन दोनों को मार के जाएंगे। उन दोनों ने हमारी शक्लें देख ली हैं, ढूंढो। अभी जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई, क्या आप उन्हें जानते हैं? आपकी कोई दुश्मनी है? चलते चलते पूछती है। आस्का, हम लोगों के तो बहुत दुश्मन होते हैं, पर इन लोगों को मैं नहीं जानता। बस एक बार कॉटेज पहुंच जाएं, आपको सही सलामत घर भेज दूं, फिर उनके बारे में पता लगाता हूँ। आस्का, वो देखो नदी के पास आ गए। कॉटेज ज़्यादा दूर नहीं है, चलो पहले पानी पीते हैं। हाँ चलिए। दोनों नदी के पास पहुँचे। पानी पीने जा रहे थे कि तभी अज्जू भाऊ के एक आदमी की नज़र उन पर पड़ती है। दोनों को नदी के पास जाते देख लिया और उन लोगों को घेर लिया। आस्का डर के मारे अभी के पीछे छिप गई। कौन हो तुम लोग? हमें मारना क्यों चाहते हो? अभीक ने आँख दिखाते हुए पूछा। अज्जू भाऊ मेरा नाम है। अज्जू भाऊ, तू जानना चाहता है कि हम तुझे क्यों मारना चाहते हैं? तेरी वजह से मेरा छोटा भाई मरा है। हमने कसम खाई है, जब तक तुझे नहीं मारेंगे तब तक अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। कौन था तुम्हारा भाई? बिज्जू, जो 2 दिन पहले तुझसे बचते हुए भाग रहे थे और पत्थर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। वो हमारे अज्जू भाई के छोटे भाई थे। झमरू कड़क आवाज़ में कहता हुआ बताता है। उसकी बात सुनकर आस्का अभीक के पीछे से कहती है, पर इसमें अभीक की गलती नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और रही बात तुम्हारे भाई की, उसका तो वही अंजाम होना था। वो इनोसेंट एनिमल को मार रहा था। आस्का चुप हो जाओ। चलो अच्छा ही है तुम सब एक साथ यहाँ आ गए। बदला तो भूल जाओ, अब तुम सब साथ में मरोगे। उस दिन तेरा भाई बहुत आसान मौत मरा था। मैं तो खुद उसके साथियों की तलाश में था। मुझे तुम लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना कहते ही अभीक ने सबसे पहले अज्जू भाऊ के हाथ पर अपनी लात चलाई, जिससे अज्जू भाऊ के हाथ की गन नदी में जाकर गिरी। अज्जू भाऊ के ऊपर जब लात लगी तो सारे आदमी अभीक से एक साथ लड़ने आ गए। अभीक एक एक करके सबको मारता चला गया। आस्का एक पल को देखकर घबरा गई कि अभीक के कंधे पर गोली लगी है, वो कैसे इन सबसे लड़ेगा। लेकिन जब देखती है लड़ते हुए, जोर जोर तालियां बजाती है। शाबाश मेरे हीरो। अरे बेवकूफ़ों, एक अकेले आदमी से पिट रहे हो? यहीं खड़ा रहे, अभी तेरी भी बारी है। आस्का हंसते हुए अज्जू से बोली। अज्जू बाबू अब समझ गए कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वहाँ से धीरे से खिसकता है। पर आस्का अभी को आवाज़ लगाकर कहती है, अभी ये भाग रहा है, पकड़ो। उसकी आवाज़ सुनते ही अभी अज्जू बाबू की तरफ दौड़ता है। अज्जू बाबू को वो पकड़ता उससे पहले गगन पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। अज्जू बाबू को पुलिस पकड़ लेती है। ज़मीन पर गिरे सभी आदमियों को भी पकड़ लेती है। मारते मारते अभी के कंधे का दर्द बहुत बढ़ जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है अभी। गगन, हेल्प इंस्पेक्टर, 2 लोग सर को उठाओ, कॉटेज ले चलो। सुबह के 10 बजे अभी को होश आता है, खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। उसकी एक तरफ आस्का और गगन खड़े होते हैं और दूसरी ओर
उसके सीनियर ऑफिसर खड़े होते हैं। होश आते ही उसके सीनियर उसको शाबाशी देते हैं। मिस्टर अभी, वेल डन। गोली लगने के बाद भी आपने उन लोगों से फाइट की और आज इतने सारे शिकारी पकड़े गए तो सिर्फ आपकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से। सर, इस काम में आस्का की तारीफ भी बनती है। अगर उसने मेरे जिस्म से गोली समय रहते नहीं निकाली होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। वैसे आस्का, आपने डॉक्टरी सीखी है क्या? नहीं, वो मैंने आपको उस हिरन के बच्चे के जिस्म से गोली निकालते देखा था तो मैंने भी वैसा ही किया। थैंक यू मैडम, आपको भी। अच्छा अभी, आप कुछ दिन की छुट्टी पर चले जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है। जी सर, थैंक यू। वैसे अब मैं छुट्टी लेने वाला ही था, वो मैं शादी करने वाला हूँ। शादी फिक्स होते ही आपको कार्ड भी भिजवाऊँगा, आप लोगों को आना होगा। आस्का की तरफ देखकर सीनियर ऑफिसर से कहता है, बिल्कुल आएंगे। वैसे लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है? आपके सामने ही तो खड़ी है। आस्का सर से गर्दन नीची कर लेती है। अरे वाह मैडम, आपने तो इस ब्रह्मचारी को प्रेम पुजारी बना दिया। अच्छा अभी, हम लोग चलते हैं, आप आराम करो, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। यस सर। अभी, क्या ज़रूरत थी अभी बताने की, बाद में बता देते। खी, गगन हंस दिया आस्का की बात पर। गगन, इस बात पर हंसने की क्या ज़रूरत है? हंसूं नहीं तो क्या करूं? आज बताएं या कल बताएं, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर आप लोगों ने प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी ना की है। यू आर राइट। अच्छा गगन, कुछ बना लाओ हमारे लिए, भूख लगी है। अभी लाया सर, ये कहकर कमरे से निकल गया। मैं भी गगन की हेल्प कर देती हूँ, ये कहते हुए आस्का दरवाजे की ओर मुँह करती है। मुड़ने के लिए अभी उसका हाथ पकड़कर रोकता है। आप कहाँ जा रही हैं? आप मेरे पास बैठिए, एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लें। तभी रूम में अभी के फैमिली आती है। उन लोगों को देखकर अभी आस्का का हाथ छोड़ देता है। आस्का तो सर से पानी पानी होकर कमरे से बाहर निकलती है, पर अभी की बहन आराध्या उसका हाथ पकड़कर वापस ले आती है। कहाँ जा रही हैं मेरी होने वाली भाभी जी? हमें आपके बारे में गगन भैया ने सब बता दिया है और भैया, मुझे भाभी पसंद आ गई हैं। मम डैड, आपको आपकी बहू कैसी लगी? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये रिपोर्टर साहिबा यहाँ आई, नहीं तो इस जन्म में तो कभी अपनी बहू नहीं देख पाती, अपने पोता पोती नहीं खिलाने को मिल पाते। अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी की माँ ने आस्का के करीब जाकर माथे पर किस करते हुए कहा। सारी फैमिली मुस्कुराते हुए आस्का को देख रही होती है। आस्का शर्माते हुए कहती है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, कहते हुए अपने रूम में चली गई। शर्मा गई लड़की। अच्छा अभी, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? मम, आस्का भी नागपुर से है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आस्का और अभी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और दोपहर के 1 बजे सबके साथ नागपुर जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। शाम तक पहुंच जाते हैं। अभी के पापा आस्का की गली के बाहर कार रोकते हैं तो आस्का कहती है, अंकल अंदर लेकर चलिए ना, माँ आप लोगों से मिलेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। अरे नहीं आस्का, अभी हम लोग खाली हाथ हैं, खाली हाथ जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। कल आएंगे पूरे शगुन के साथ तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने। अभी तुम जाओ घर। ठीक है आंटी जी, बाय बाय अंकल, बाय आराध्या। अभी को इशारों में बाय कहते हुए गली में चली जाती है। जब तक घर में घुस नहीं जाती तब तक कार वहीं रोक कर खड़े रहते हैं। आस्का जब घर में घुसती है तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। आस्का की नज़र चारों ओर देखती हैं पर उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती। ये माँ कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। दरवाज़ा भी खुला छोड़ रखा है। माँ घर में होगी तब तो दिखाई देगी। किचन से आवाज़ आई। आस्का ने मुड़कर देखा तो नीलेश किचन से पानी पीते हुए निकलता है। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? कहाँ गई है मेरी माँ? गई नहीं है, मैं ले गया हूँ। कहाँ ले गए हो? तुम्हारी ससुराल, यानी कि मेरे घर। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? चुपचाप से माँ को वापस यहाँ भेजो, आस्का बौखलाते हुए बोली। आस्का की ऐसी बातें सुनकर नीलेश को भी गुस्सा आ गया
और आस्का पर चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो करूँगा। मुझे पता है तुम मुझसे शादी के लिए कभी हाँ नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया है और उन्हें तभी आज़ाद करूँगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम्हारे प्यार में। ये प्यार नहीं, पागलपन है। कुछ भी, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा, फिर चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो मेरी माँ को छोड़ दोगे ना? हाँ, बिल्कुल छोड़ दूँगा, आखिर वो मेरी सासू माँ है। नीलेश आस्का को अपनी कार में बिठाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, जहाँ उसकी माँ कुछ गुंडों की निगरानी में होती हैं। आस्का अपनी माँ को देखते ही उनके गले लग जाती है। उसकी माँ देखते ही अपनी बेटी को रोने लगती हैं। आस्का, तू लौट क्यों आई? अरे सासू माँ, आपकी बेटी शादी के लिए मान भी गई है। अबे दुष्ट पापी, ऐसे मजबूर करके शादी के लिए हाँ करवा के तू मेरी बेटी को नहीं पा सकेगा, क्योंकि शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है जो तू जैसा पागल इंसान नहीं समझ पाएगा। अब क्या करूं? आपकी बेटी मर्जी से मानती नहीं है और मुझे आपकी बेटी के अलावा कोई लड़की अच्छी लगती नहीं है। अब कुछ भी हो, आस्का की शादी तो मेरे साथ ही होकर रहेगी 2 दिन के अंदर। नहीं, मेरी बेटी तुझसे शादी नहीं करेगी। नहीं माँ, मैं इससे शादी करूँगी। नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है, ये एकदम सनकी हो चुका है। अच्छा आस्का, मैंने पता लगवाया है कि कल उस ऑफिसर के परिवार वाले तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने। एक काम करो, तुम ये लो फ़ोन और उसे शादी करने के लिए मना करो। ये लो अपना फ़ोन, बात करो। आस्का अभी को फ़ोन लगाती है। आस्का का नंबर देखते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है अभी के। हेलो आस्का। हाँ बोलो, क्या कर रही हो? आस्का के गले से कोई शब्द नहीं निकलते, फिर भी कोशिश करके कहती है, अभी मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अभी के कानों में आस्का के ऐसे शब्द पड़ते हैं तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। बिस्तर पर लेटा अभी तुरंत खड़ा होकर बाहर हॉल में सबके पास आ जाता है, बात करते हुए सारे से पूछते हैं, क्या हुआ? माँ, आस्का शादी के लिए मना कर रही है। अचानक इसे क्या हो गया? भैया, फ़ोन स्पीकर पर डालो। आस्का जी, ये आपको क्या हो गया? आप तो भैया से प्यार करती हैं। दोपहर तक तो सब ठीक था, तो अचानक क्या हो गया? आपकी माँ को रिश्ता मंजूर नहीं क्या? आराध्या एक ही सांस में इतनी सारी बातें आस्का से कह जाती है। दूसरी ओर आस्का अपने आंसुओं को रोकते हुए सारी बातें सुन रही होती है। फिर अभी कहता है, आस्का, क्या आपकी माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तो मुझे बताओ, मैं उन्हें मनाऊंगा इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ आस्का, ऐसे मत कहो। मेरा दिल धड़का के वापस उसे साइलेंट मत करो। अभी मैंने घर आकर बहुत सोचा, फिर फैसला किया कि मैं आपके साथ जंगलों में हमेशा के लिए नहीं रह सकती और तुम्हारी जॉब भी बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो भरी जवानी में विधवा हो जाऊंगी अपनी माँ की तरह। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। इतना कहते ही नीलेश उसके हाथों से फ़ोन छीन के काट देता है। आस्का, आस्का, फ़ोन काट दिया। हे भगवान, ये आस्का जी को क्या हो गया है? बड़ी मुश्किल से तो भैया शादी के लिए तैयार हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम कल आस्का के घर जाएंगे, तसल्ली से बात करेंगे उससे और उसकी माँ से। अभी के पापा बोले। आस्का को हम समझाएंगे वो ऐसे कैसे कर सकती है। नहीं पापा, यह सब बातें वो खुद नहीं बोल रही थी, उसके मुंह में ये सब किसी ने ठूंसे थे। जो लड़की मेरी हाँ सुनने के लिए अपनी नस काटने को तैयार थी, ज़रा सोचो वो लड़की मुझसे कितना प्यार करती होगी। उसने मुझसे जंगल में कहा था कि वो मेरे साथ हर हाल में खुश रहेगी। मेरी जॉब से उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि मेरी जॉब उसे बहुत पसंद है। तो ऐसा कैसे कह सकती है? ज़रूर कोई बात है। मैं आस्का के घर जा रहा हूँ, अभी उससे इस बारे में बात करूँगा। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, सुबह। नहीं माँ, अब जब तक उससे बात नहीं कर लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहते हुए अभी कार में बैठकर आस्का के घर की ओर निकल जाता है। आस्का की गली के बाहर कार रोककर उसके घर तक पैदल जाता है, पर क्या देखता है कि उसके घर में ताला लटका होता है। रात में ताला लगा हुआ है तो आस्का बात कहाँ से कर रही थी?
दरवाजे पर वापस कार की ओर लौटता है कि तभी उसकी नज़र गमले पर पड़ती है। गमले में आस्का का लिखा लेटर मिलता है, जिसमें आस्का ने सारी सच्चाई लिखी होती है कि कैसे नीलेश उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा है, उसकी माँ को किडनैप करके। नीलेश के घर का पता और फार्म हाउस का पता भी लेटर में लिखा होता है। जो मैं सोच रहा था वही हुआ। आस्का, मैं आ रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। जो आस्का बोल रही थी सब इस क्लेश नीलेश की वजह से कह रही थी। छोड़ूंगा नहीं अब की बार इसे। गुस्से में अपनी कार की ओर बढ़ता है। फ़ोन करके सारी बातें अपनी फैमिली को भी बता देता है लेटर के बारे में। आस्का अभी को फ़ोन करने के बाद सिर्फ रोती ही चली जा रही थी, एक बंद कमरे में अपनी माँ के साथ। आस्का बेटा, तुझे शादी के लिए नहीं मानना चाहिए था। मेरे लिए तूने अपने प्यार को ठुकरा दिया। अरे बेटा, मेरी ज़िंदगी में अब दिन ही कितने रहें और तेरी पीछे पूरी ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी तू इस नीलेश के साथ कैसे रहेगी अपना प्यार भुलाकर। माँ रिलैक्स, मैं इस नीलेश के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ज़िंदगी भर तो दूर की बात है। मैंने अभी को बेशक फ़ोन कर अनाप शनाप बक दिया हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे लेने यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हे भगवान, जो मैं लेटर वहाँ छोड़ कर आई हूँ वो अभी के हाथ लग जाए, बस इतनी मेहरबानी कर दो, बाकी तो अभी संभाल लेंगे। कौन सा लेटर बेटा? माँ, यहाँ नीलेश मुझे जब लेकर आ रहा था तब मैंने बाथरूम का बहाना करके एक लेटर लिखा था और उसे वहीं घर के बाहर रख कर आई हूँ। दूसरी ओर अभी लेटर मिलने के बाद रात में ही नीलेश के घर जाता है। दरवाजे की डोरबेल बजाता है। अंदर से एक अधेड़ उम्र के शख्स दरवाज़ा खोलते हैं। खोलते ही वो शख्स अभीक से पूछता है, आप कौन, किससे काम है? जी, मेरा नाम आरव है, मैं नीलेश का दोस्त हूँ। अभीक ने अपना झूठा नाम बताया। बेटा, नीलेश तो 2 दिन से अपने फार्म हाउस पर है। तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस का पता देता हूँ, वहाँ जाकर मिल लो, वहीं होगा मेरा नालायक बेटा। अरे नहीं अंकल, मुझे फार्म हाउस का पता मालूम है, मैं नीलेश के साथ कई बार वहाँ गया हूँ। वो तो 2 दिन से मुझे नहीं मिला ना, इसलिए मैंने यहाँ आकर पूछ लिया। सॉरी अंकल, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। मैं सुबह नीलेश से मिल लूँगा जाकर। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। तुम भी बेटा घर जाओ। ये कहते हुए नीलेश के पिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया। नीलेश अपने घर नहीं है तो ज़रूर वो फार्म हाउस पर होगा। आस्का और उसकी माँ को वहीं रखा होगा। तभी अभी का फ़ोन बजा। टू टू टू। हाँ डैड, बोलिए। बेटा, आस्का का कुछ पता चला? अभी तो फ़िलहाल में नहीं पता चला। अब उसके फार्म हाउस पर जा रहा हूँ पता करने। घर पर तो नीलेश मिला नहीं। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन पुलिस को लेकर जाना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। नहीं डैड, आप मत आइए, मैं वहाँ अकेले ही जाऊँगा और पुलिस को भी नहीं लेकर जाऊँगा। नीलेश हो सकता है आस्का और उसकी माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे पुलिस को देखकर। आप लोग चिंता मत करो, आपकी बहू को सुबह तक आपके घर लेकर आऊँगा। चलिए फ़ोन रखिए। अभी बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके डैड। अभी फ़ोन काट के मोबाइल अपनी जेब में रखकर कार में बैठकर नीलेश के फार्म हाउस के पास कार रोकता है। फार्म हाउस का मेन गेट बंद होता है। अभी फार्म हाउस के चारों ओर नज़र घुमाता है कि कहीं उसे कोई खिड़की मिल जाए। उसे मिल भी जाती है। अभी उस खिड़की से झांक कर देखता है। आस्का और उसकी माँ सोफे पर बैठी हैं, साथ में सामने नीलेश भी बैठा है। 8-9 गुंडे उनके आसपास खड़े हुए हैं। नीलेश मुस्कुराते हुए आस्का को देख रहा होता है और आस्का वहीं बैठी रो रही होती है। तो उसकी माँ कहती हैं नीलेश से, तू कहता है मेरी बेटी से प्यार करता है, क्या यही तेरा प्यार है? आस्का तेरे सामने रो रही है, तू दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा है। प्यार में हम सफ़र गुस्से की वजह बन सकते हैं, लेकिन आंसुओं की नहीं। चाहे बेशक कितना भी झगड़ ले, पर हम सफ़र की आंखों में आंसू आ जाए ना तो खुद का दिल रो पड़ता है। और तू कैसे मुस्कुरा रहा है? थू सासू माँ, मैंने तुम्हारी बेटी को रोने के लिए कहा है, वो खुद ही रो रही है। अरे जब इसने शादी के लिए मना कर दिया है तो अब उसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं अभीक से प्यार करती हूँ। तुम बेशक मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लो, मेरा तन पा सकते हो, पर मेरा दिल हमेशा अभीक के लिए ही धड़कता रहेगा, समझे? अभीक बाहर खड़ा सुन रहा होता है।
आस्का के मुँह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन नीलेश को बहुत गुस्सा आता है और ज़ोर से आस्का को थप्पड़ मारता है। बाहर अभीक को देखते ही गुस्सा आ जाता है। मैं इस क्लेश को छोड़ूंगा नहीं, यही समय सही है अंदर जाने का। आस्का और उसकी माँ साथ में है। अभीक फार्म हाउस के मेन गेट पर जाता है, डोरबेल बजाता है। अब इतनी रात में कौन है यहाँ? जाओ दरवाज़ा खोल कर पूछो, अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर नीलेश एक आदमी को भेजता है दरवाज़ा खोलने के लिए, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अभीक उस आदमी को भरकर लात मारता है, जिससे वो गुंडा उछलते हुए अंदर दूर जाकर गिरता है। सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है। आस्का का तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं होता। दौड़ती हुई अभीक के सीने पर लिपट जाती है। तू यहाँ कैसे पहुँच गया? नीलेश ने देखते ही गुस्से से बोला। मैं तो आस्का के लिए जहन्नुम तक जा सकता हूँ, फिर ये तो बहुत छोटी जगह है। तुझे मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आस्का से दूर रहना, पर तू नहीं अपनी हरकतों से बाज आया। अब तेरी वो हालत करने वाला हूँ, तेरे माँ बाप भी पहचान नहीं पाएंगे। अभीक अपनी बाजू के कॉलर को मोड़कर ऊपर करके आस्का को साइड में करता है। अपना फ़ोन निकाल कर आस्का को देखता है। आस्का, ये पकड़ो मेरा मोबाइल और पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ। मैं ज़रा इन लोगों की धुलाई कर दूँ, बहुत मैल लगा हुआ है इनमें। इतना कहते ही अभीक मारना शुरू कर देता है। उसके लिए 8-10 आदमी क्या थे जिसने शेर तक को पछाड़ा हो। अभीक सारे गुंडों को मार मार कर हड्डी पसली का चूरा कर देता है। अपने लायक गुंडों की हालत देखकर पसीने छूट गए नीलेश के। वो पहले भी मार खा चुका था, अब दोबारा नहीं खाना चाहता था, इसलिए दरवाजे की ओर भागता है। पर अभीक को भी गुस्सा सिर पे सवार है। जैसे ही नीलेश बढ़ा, अभीक ने वैसे ही पीछे से उसका कॉलर पकड़ के अपनी ओर खींचकर गुस्से में लाल होकर नीलेश का मुंह पकड़कर कहता है, इसी मुंह से मुस्कुरा रहा था ना मेरी आस्का को रोते हुए देखकर, है ना? अब ये मुस्कुराने के लिए तेरा मुंह नहीं रहेगा। ऊपर मुक्के मुक्के बरसाते हुए हाथों की बारी लेता है। तेरे इन हाथों में बहुत ताकत है ना, जो मेरी आस्का पर चलते हैं। इन्हीं हाथों से मेरी आस्का को थप्पड़ मारा था ना, अब ये तेरे हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी कोहनी से दोनों हाथों को तोड़कर जमीन में लिटाते हुए लात ही लात बजाता चला जाता है बेकाबू होकर। आस्का घबरा जाती है, कहीं मर ना जाए नीलेश, इसलिए अभीक को रोकती है। अभीक अपने ही गुस्से में रहता है। आस्का अपनी माँ को कहती है शांत करने के लिए, रुक जाओ बेटा, रहने दो, मर जाएगा, छोड़ दो बेटा, तुम्हें आस्का की कसम। कसम का नाम सुनकर अभीक होश में आता है। देख, इन्हें जिन्हें तू मारने की धमकी दे रहा था, उनकी वजह से तू बच गया। शुक्र है, मांग माफ़ी इनसे। इतने में पुलिस वहाँ आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी जी, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं मर भी जाती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से मेरी बेटी बहुत रोई है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ, इसने मेरी बेटी से जबरन शादी करना चाहा था, मुझे किडनैप किया था और मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस सबको गिरफ्तार करके ले गई। आस्का अभीक से फ़ोन पर करी बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए अपना मुंह खोलती है, तो अभीक उसके बोलने से पहले मुंह पर उंगली रख देता है। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, आपका लेटर मिल गया था। वैसे आप शादी के बाद मेरे साथ नई कॉटेज में रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप यहीं रहकर जॉब कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस करो अभीक, अब मेरी कही बात खुद याद मत दिलाओ, मैं आपके साथ ही रहूँगी। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद वगैरह छोड़िए, अपनी बेटी का कन्यादान करो और हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। वो तो हमेशा साथ रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने आपको पसंद किया। आप दोनों मेरे घर चलिए, आप दोनों के लिए सब परेशान हैं घर में। अभीक दोनों को अपने घर ले गया। घर में सब परेशान बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। अभीक घर आते ही डोरबेल बजाता है। लगता है भैया आ गए, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। आराध्या दरवाज़ा खोलती है। अभीक को दरवाजे पर अकेला देख थोड़ी उदास होकर पूछती है, भैया आप तो कह रहे थे आप मेरी होने वाली भाभी को उस नीलेश से बचाकर लाने वाले थे ना? हाँ अभीक, क्या हुआ बेटा? आस्का और उसकी माँ का पता चला? अभीक के पापा बोले। साथ में माँ भी बोली। अरे सांस ले लो सब, वो देखो आपकी होने वाली बहू। आस्का और उसकी माँ कार से निकलकर बाहर आते हैं। आस्का अभीक के पेरेंट्स के पैर छूती है। खुश रहो। अभीक की माँ आस्का को अपने पैरों से उठाकर अपने गले लगाते हुए कहती हैं।
माँ जी, ये मेरे मॉम डैड और ये मेरी बहन है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। अब सब ठीक हो गया है। अब इन दोनों की शादी की बात कर लें। आज वाले हादसे की वजह से अभी की माँ अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब अभीक और आस्का के साथ जन्मों के बंधन में जुड़ते हैं। पंडित के मंत्रों के साथ उन दोनों के फेरे पूरे होते हैं। आस्का के लिए खुशी का मौका था, साथ में थोड़ा दुख भी, अपनी माँ से बिछड़ने का, अपने ऑफिस के दोस्तों से बिछड़ने का, थोड़ा सा अपनी जॉब छोड़ने का। इसलिए उसकी आंखें भर आती हैं, पर अभी की ओर देखते ही आंसुओं को पोंछ लेती है। दुल्हन के जोड़े में आराध्या अपनी भाभी को अपने भाई के कमरे में छोड़कर चली गई। हॉल में सारे दोस्त पहली रात का पाठ अभी को सिखाते हुए छेड़ते हैं, पर अभी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। उसका सारा ध्यान अपने कमरे में और आस्का पर होता है कि कब ये मेरे दोस्त यहाँ से जाएं और मैं कब आस्का के पास जाऊँ। अरे बच्चों, अब बस करो, मेरे बेटे को कितना छेड़ोगे। अभीक बेटे, तुम अपने रूम में जाओ। जी मम। अभीक मन ही मन मम को धन्यवाद करता हुआ अपने रूम में गया। आस्का मुस्कुराते हुए खिड़की से चांद को निहार रही होती हैं। अभीक पीछे से कमर में हाथ डालकर उसके साथ खड़ा हो गया। अभीक देखो, आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत? कहाँ, उससे खूबसूरत चांद तो मेरे साथ है। यह कहते हुए आस्का को अपनी ओर मोड़ते हुए किस करता है। आस्का तो वैसे भी अभीक को देखकर अपना होश खो बैठती है। किस करते ही अभीक के सीने से लग गई। सारी रात एक दूसरे की बाहों में कब बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह, चलिए उठ जाइए, आज हमें कॉटेज के लिए निकलना है, आस्का ने अभीक के माथे पर किस करते हुए कहा। अभीक अंगड़ाई लेते हुए उठा। थैंक यू आस्का, मेरी लाइफ में आने के लिए और कल रात जो हसीन तोहफा दिया उसके लिए। प्यारी सी किस। अच्छा, अब जाइए, तैयार हो जाइए, मुस्कुराते हुए कहती है। दोपहर में सबसे विदा लेकर आस्का और अभीक कॉटेज के लिए निकल जाते हैं।